हेलो एवरीवन। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 काव्य खंड का चौथा चैप्टर आत्मकथ्य जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है उसके कुछ पद दे रखे हैं, उन्हें पढ़ेंगे। तो आइए, पाठ को शुरू करने से पहले पाठ की थोड़ा रूपरेखा हम लोग जान लेंगे। मुंशी प्रेमचंद के संपादक में निकलने वाली तत्कालीन पत्रिका हंस के आत्मकथा विशेषांक हेतु सुप्रसिद्ध छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद से भी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया। लोगों के कहने पर वे सीधे आत्मकथा लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में ऐसा कुछ नज़र नहीं आता था जिसे वे दूसरों के सामने रख सके। इसी असहमति के तर्क से विचार पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार वर्ष 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। कवि ने इस कविता को छायावादी शैली में लिखा है। कवि ने अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली तथा ललित सुंदर एवं नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इसमें स्वयं को एक साधारण व्यक्ति माना है, जिसमें कुछ ऐसा भी महान एवं रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हों और सुख प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर जो है कवि की महान विनम्रता को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब हम जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। हिंदी साहित्य के छायावाद के आधार स्तंभ माने जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इनकी शिक्षा 8वीं कक्षा से आगे नहीं हो पाई। इनके कारण इन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। 8 वर्ष की आयु में उनकी आंखों के समक्ष उनके माता पिता व बड़े भाई का निधन हो गया। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वे काव्य रचना करने लगे। इनकी रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री नाटक, ध्रुव स्वामिनी और राजश्री नाटक, कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। छाया प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की। उनकी भाषा सरल, सहज व छोटे छोटे वाक्यों में गंभीर भाव प्रकट करती है और प्रकृति प्रेम, देश प्रेम उनके काव्य की विशेषता है। इनका निधन, जयशंकर प्रसाद जी का निधन 1937 में हो गया था। इसके बाद आते हैं इनके पद जो इन्होंने आत्मकथ्य लिखा है। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाऊं मैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाले
उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुख से आकर जो भाग गया। जिनके जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेर कर दो देखोगे क्यों मेरी कंधा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं है, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर जो है जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा के बारे में लिखा है। कवि जयशंकर प्रसाद एक भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मनरूपी भौरे, गुनगुनाकर अपनी कौन सी कथा कह रहा है। कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण न पाकर मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात इसमें जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़ती चली जा रही हैं। यह यहाँ पर कवि बता रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो क्या है खाली गागर के समान है, जिसमें मेरा यह जीवन अनंत अभावों और बुराइयों से भरा पड़ा है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। और यहाँ पर उन्होंने और आगे बताते हैं कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे। मेरा मन तो खाली गागर के समान हो गया है। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। मेरा मन जो है खाली गागर के समान हो गया है और जिसमें कोई भी भाव नहीं है। अब मेरे मन में कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा हो या तुम्हें भी सुख प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। यह विडंबना अरी सरकते, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचा औरों की दिखलाओं में। कवि कहता है कि यह तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। जो है यह सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। और मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं, लोगों को छल कपट पूर्वक व्यवहार को एवं दुनिया से मुझे जो धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। यहाँ पर जो है कवि ऐसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं। कवि बोल रहे हैं कि मैं उस मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी और
जो खिलखिला के हंसते थे और प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी निजी मतलब अपने क्षणों को, उन पलों को जो है कैसे मैं वर्णन कर सकता हूँ। और मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया कर जो भाग गया। आगे बताते हैं कि उन क्षणों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं, मुझे वह सुख कहाँ मिला जिसका स्वप्न देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर भाग गया। अर्थात अभिलाषाएं, जो उनकी अभिलाषाएं थी, कवि कहते हैं मेरी अभिलाषाएं कभी सफल नहीं हुई, मुझे कभी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जिनके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उनकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, उनके लालिमामयी अनुरागिनी उषा, उनके अरुण कपोलों की मतवाली। तो कवि कपोलों मतलब जो अरुण कपोल हैं, लाल लाल उनके मस्तक हैं, उन मस्तक या गालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रेम बिखेरती उषा उदित हो रही है। लालिमामयी उषा जो है उदित हो रही, अर्थात ऐसा लगता है जैसे उषा अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्तों की थकान दूर करता हूँ। अर्थात उसी की यादों में मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी हुई है उनकी यादें। यहाँ पर कवि बता रहे हैं आगे, मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। वह बताते हैं कि मेरे जीवन में सुख के पल कभी भी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सके हो, इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ना चाहते हो। मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। कैसे कहूँ, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरों महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं, मैं मौन रहूं। यह कवि बता रहे हैं, क्या सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त करोगे। मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। यहाँ पर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है कि वह अपनी आत्मकथा को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, लोगों के सामने प्रकट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका भावार्थ जो है समाप्त होता है। उसके बाद इनके सब प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों मना करना चाहता है, क्यों बचना चाहते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि मेरे जीवन में कभी भी कोई सुख नहीं आया और वह हमेशा परेशान ही रहे। ये उनके शब्द अर्थ दे रखे हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिखिएगा शब्द अर्थ। और कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और
इस वीडियो को कैसी लगी वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बार बार कहना पड़ता है आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और वीडियो को पूरी पूरी पढ़िए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, और ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।